हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हेमंत और आप देख रहे हैं स्मार्ट इन्वेस्टर। इस वीडियो में हम बात करेंगे ईपीएस रेशो की। हम जानेंगे कि ईपीएस रेशो क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ईपीएस मतलब अर्निंग्स पर शेयर। तो जैसे कि डेफिनेशन में हम जानते हैं कि अर्निंग्स एक तो होगी अर्निंग्स और दूसरी होगी शेयर्स। ओके, सो अर्निंग्स पर शेयर्स मतलब ईपीएस। इसका मतलब हर एक शेयर पे कंपनी कितना अर्न कर रही है, ये हमें ईपीएस रेशो बताता है। ओके, तो अर्निंग्स पर शेयर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? अर्निंग्स पर शेयर इज कैलकुलेटेड बाय कंपनीज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ इट्स कॉमन स्टॉक। ओके, तो द हायर द कंपनीज ईपीएस द मोर प्रॉफिटेबल इट इज कंसिडर्ड टू बी। मतलब जितना ज़्यादा ईपीएस होगा कंपनी का, उतनी कंपनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल समझी जाती है। ओके, तो ईपीएस ये इंडिकेट करता है कि हर एक शेयर पे कंपनी कितना पैसा कमा रही है। ओके, तो ये कॉर्पोरेट वैल्यू समझने के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैट्रिक समझा जाता है ईपीएस को। ओके, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि हर एक शेयर पे कंपनी कितना पैसा अर्न कर रही है या कितने पैसे का प्रॉफिट जनरेट कर रही है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस ऑफ ईपीएस, ईपीएस का सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? जब ईपीएस ज़्यादा होता है तो कंपनी की वैल्यू ज़्यादा समझी जाती है, क्योंकि इन्वेस्टर ज़्यादा पे करने के लिए रेडी है अगर कंपनी की अर्निंग ज़्यादा है या ईपीएस ज़्यादा है। ओके, तो इसीलिए ईपीएस का इस्तेमाल हम पी रेशो में भी करते हैं। पी रेशो आपने ज़रूर सुना होगा। पी मतलब प्राइस टू अर्निंग्स, पीई इज इक्वल टू प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। ओके, तो ये जो इसमें डिनोमिनेटर है वो हो गया हमारा ई। ओके, तो वो ई मतलब ईपीएस। ठीक है, तो ईपीएस का इस्तेमाल पी रेशो कैलकुलेट करने में भी होता है। ओके, इसलिए ईपीएस एक इम्पॉर्टेंट रेशो है। ओके, क्योंकि अगर कंपनी की अर्निंग ज़्यादा है तो स्टॉक मार्केट में लोग उस कंपनी को ज़्यादा प्राइस देने के लिए रेडी रहेंगे। ओके, तो ईपीएस को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, चलिए इसका फॉर्मूला देखते हैं। ओके, देयर आर टू मेन वेज टू कैलकुलेट ईपीएस। ईपीएस कैलकुलेट करने के दो मेजर तरीके हैं। तो एक तो हो गया EPS इज इक्वल टू नेट इनकम माइनस प्रीफर्ड डिविडेंड्स डिवाइडेड बाय एंड ऑफ पीरियड शेयर्स आउटस्टैंडिंग, और दूसरा हो गया EPS इज इक्वल टू नेट इनकम माइनस प्रीफर्ड डिविडेंड्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज शेयर्स आउटस्टैंडिंग। ओके, तो आप देख सकते हैं इन दोनों फॉर्मूले में नेट इनकम से प्रीफर्ड डिविडेंड्स सब्सट्रैक्ट किए जा रहे हैं। ओके, सो डिविडेंड्स आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेट इनकम। ओके, तो नेट इनकम मतलब क्या? नेट इनकम मतलब अर्निंग। ओके, तो इनकम और अर्निंग्स और प्रॉफिट्स ये सब सेम चीज हो गई। ठीक है, नेट इनकम, नेट अर्निंग्स और नेट प्रॉफिट। ओके, ये तीनों वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं अर्निंग्स के लिए। ठीक है, तो जो डिविडेंड्स होता है, डिविडेंड्स क्या होता है? कंपनी डिविडेंड्स पे करती है, मतलब शेयर होल्डर्स को डिविडेंड एज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट देती है। ओके, तो डिविडेंड पे करना एक ऑप्शनल बात है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कंपनी ने डिविडेंड शेयर होल्डर को देना ही है। ओके, कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है वो डिसाइड करता है कि हर साल डिविडेंड शेयर होल्डर को देना है या नहीं। ओके, और डिविडेंड जनरली प्रॉफिट से दिया जाता है। ओके, कंपनी जितना प्रॉफिट अर्न करती है उसका कुछ पार्ट डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, तो अगर कंपनी ने डिविडेंड दिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि अर्निंग से हमें डिविडेंड का अमाउंट माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम न्यूमरेटर में कंसिडर करते हैं नेट इनकम माइनस प्रीफर्ड डिविडेंड्स। ओके, तो इनकम से हमने डिविडेंड माइनस कर लिया, वो हो गया हमारा टोटल अर्निंग। ओके, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? नंबर ऑफ शेयर्स।
तो इसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है कि एंड ऑफ पीरियड शेयर्स आउटस्टैंडिंग। एंड ऑफ पीरियड मतलब क्या, ये हो गया क्वार्टर हो गया या फिर ईयर हो गया, एनुअल, ठीक है। तो हम जनरली एनुअल की बात करते हैं। तो एंड ऑफ पीरियड मतलब साल के अंत में कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं कंपनी के साल के अंत में, वो हो गया हमारा एंड ऑफ पीरियड शेयर्स आउटस्टैंडिंग, ओके। और दूसरा तरीका है, क्योंकि शेयर्स चेंज हो सकते हैं, शेयर नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हो सकते हैं। अगर एक साल की हम बात करें तो डिफरेंट टाइम पीरियड में नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हो सकते हैं, ठीक है। इसीलिए दूसरा तरीका है कि एक वेटेड एवरेज निकालना, ओके। तो पूरे साल का वेटेड एवरेज कंसिडर करते हैं, ओके। वेटेड एवरेज कैलकुलेट करने का भी एक मैथमेटिकल तरीका है, वो जानने की हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईपीएस वैल्यू आपको रेडीमेड मिल जाएगी कंपनी के फाइनेंशियल्स में, ठीक है। लेकिन ये समझ लीजिए कि ईपीएस कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो डेफिनेशंस और ये दो फार्मूला आप समझ लीजिए, ठीक है। अब एक और तरीका है ईपीएस का कि डाइल्यूटेड ईपीएस होता है, ओके। तो बेसिक ईपीएस वर्सेस डाइल्यूटेड ईपीएस, जो अभी हमने फॉर्मूला देखा वो हो गया बेसिक ईपीएस का। ये एक कॉमन तरीका है ईपीएस का। बेसिक ईपीएस जनरली कैलकुलेट किया जाता है कंपनी का। लेकिन दूसरा एक तरीका है जिसे कहते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस। तो डाइल्यूटेड ईपीएस क्या होता है, डाइल्यूटेड ईपीएस मतलब डाइल्यूटेड शेयर्स को कंसिडर किया जाता है, ओके। तो बेसिक ईपीएस डज नॉट फैक्टर इन द डाइल्यूटिव इफेक्ट ऑफ शेयर्स दैट कुड बी इशूड बाय द कंपनी, ओके। मतलब बेसिक ईपीएस की हम जब बात करते हैं तब हम डाइल्यूटिव इफेक्ट ऑफ शेयर्स की बात नहीं करते, मतलब डाइल्यूटेड शेयर्स की बात नहीं करते हैं। तो डाइल्यूटेड शेयर्स क्या होते हैं, ओके। तो डाइल्यूटेड ईपीएस इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड्स एंड स्टॉक ऑप्शंस इफ दे वर कन्वर्टेड टू स्टॉक इन द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, ओके। इसका मतलब क्या हो गया, कभी कभी कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयज को स्टॉक ऑप्शन देती है एज अ पार्ट ऑफ देयर सैलरी। स्टॉक ऑप्शंस कंपनी एम्प्लॉयज को देती है, या फिर कंपनी ने किसी बैंक से लोन लिया है तो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस में होता है कि अगर कंपनी को कुछ सिक्योरिटी देनी होती है, ओके। तो सिक्योरिटी के तौर पर कभी कभी शेयर्स दिए जाते हैं बैंक को, ओके। इसका मतलब कुछ नंबर ऑफ शेयर्स बैंक जो डेट है उसके बदले में कन्वर्ट कर सकती है, ओके। तो अगर वो शेयर्स बैंक ने ले लिए तो फिर उतना अमाउंट का डेट नहीं देना होता है बैंक को, ठीक है। तो जब हम बेसिक ईपीएस की बात करते हैं तो इन शेयर्स को हम कंसिडर नहीं करते। स्टॉक ऑप्शंस हो गए या फिर बैंक ने जो कन्वर्टेबल शेयर्स लिए हैं ये हो गए, इन चीज़ों को हम बेसिक ईपीएस में कंसिडर नहीं करते हैं। लेकिन अगर डाइल्यूटेड ईपीएस की बात करेंगे तो हमें इन शेयर्स को भी कंसिडर करना पड़ेगा, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स बढ़ जाएंगे अगर हम डाइल्यूटेड ईपीएस की बात करते हैं, ओके। तो जो टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स होते हैं हमारे अर्निंग्स पर नंबर ऑफ शेयर्स में, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स, तो ये डिनोमिनेटर है, इसमें टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे अगर हम डाइल्यूटेड ईपीएस की बात करते हैं, ओके। तो इसका मतलब डाइल्यूटेड ईपीएस की वैल्यू हमेशा बेसिक ईपीएस से कम हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, ओके। न्यूमरेटर सेम रहेगा, डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, इसलिए डाइल्यूटेड ईपीएस की वैल्यू हमेशा बेसिक ईपीएस से कम होगी, ठीक है, समझ गया। तो डाइल्यूटेड ईपीएस will always be equal to or lower than basic EPS because it includes a more expansive definition of the company's shares outstanding. Specifically, it incorporates shares that are not currently outstanding but could become outstanding if stock options and other convertible securities were to be exercised. इसका मतलब क्या हुआ कि अभी की कंडीशन में ये शेयर्स आउटस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन वो शेयर्स वो आउटस्टैंडिंग हो सकते हैं, जैसे कि स्टॉक ऑप्शंस और कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, ठीक है। तो बैंक ने लोन लिया है तो उसके बदले में जो शेयर्स हो गए वो हो गए कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, या फिर किसी एम्प्लॉयज ने स्टॉक ऑप्शंस लिए हैं वो हो गए स्टॉक ऑप्शंस। सो जब हम इन सब शेयर्स की बात करते हैं तब हम डाइल्यूटेड ईपीएस की वैल्यू पे पहुंचते हैं, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो जब हम डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे हमें न्यूमरेटर में भी कुछ एडजस्टमेंट कर दी है, okay. So sometimes an adjustment is required to the numerator is required when calculating a fully diluted EPS, okay.
ऐसा क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स अ लेंडर मतलब बैंक विल प्रोवाइड अ लोन दैट अलाउज देम टू कन्वर्ट द डेट इनटू शेयर्स। ओके, मतलब उस लोन के बदले शेयर्स ले सकती है बैंक, ठीक है। तो द शेयर्स दैट वुड बी क्रिएटेड बाय द कन्वर्टिबल डेट शुड बी इंक्लूडेड इन द डिनोमिनेटर। ओके, सो डिनोमिनेटर में हम वो शेयर्स कंसिडर करेंगे जो बैंक कन्वर्ट कर सकती है लोन के बदले में, ठीक है। लेकिन जब हम ये करते हैं, बट इफ दैट हैपेंड देन द कंपनी वुड नॉट हैव पेड द इंटरेस्ट ऑन द डेट। ओके, सो अगर शेयर्स कन्वर्ट कर लिया बैंक ने तो फिर कंपनी को उतने अमाउंट का डेट नहीं चुकाना पड़ेगा, मतलब जो इंटरेस्ट देती है हर महीने या हर क्वार्टरली लोन पे वो नहीं चुकाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बदले बैंक ने शेयर्स ले लिए, ठीक है। तो इन दिस केस द कंपनी और एनालिस्ट विल ऐड द इंटरेस्ट पेड ऑन कन्वर्टिबल डेट बैक इनटू द न्यूमरेटर ऑफ द ईपीएस कैलकुलेशन, सो द रिजल्ट इजंट डिस्टॉर्टेड। ओके, तो जो हमारा अर्निंग्स होता है, अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़ गए, ठीक है, क्योंकि हमने कन्वर्टेबल शेयर्स कंसिडर किए हैं। तो फिर अगर कन्वर्टेबल शेयर्स कंसिडर किए तो फिर कंपनी को इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा लोन पे। ओके, तो इसका मतलब उसकी अर्निंग बढ़ जाएगी। ओके, तो अर्निंग हमें यहाँ पे इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा उस कंडीशन में, ठीक है। तो हमारा डिनोमिनेटर तो चेंज होगा ही, लेकिन हमारा न्यूमरेटर भी चेंज होगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो डाइल्यूटेड ईपीएस कंसिडर करते हुए हम एडजस्टमेंट करते हैं डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी, ठीक है। सो ये हो गया कंसेप्ट डाइल्यूटेड ईपीएस का। अब फाइनली हम देखते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कि टाटा मोटर्स पर ईपीएस क्या है। ओके, तो मैंने ये डेटा moneycontrol.com से लिया है, तो आप भी moneycontrol.com पे जा सकते हैं और टाटा मोटर्स आप सर्च कीजिए और उसके फाइनेंशियल्स में जाइए और फिर फाइनेंशियल्स में जाने के बाद उसके रेशो में जाइए, ठीक है। और रेशो में पर शेयर रेशो में आपको ईपीएस मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक ईपीएस है और डाइल्यूटेड ईपीएस है। ओके, तो यह है, यहाँ 5 साल का डेटा आप देख सकते हैं। ओके, 2016 से लेके 2020 तक, तो हर एक साल के अंत में ये कैलकुलेट किया गया है, ठीक है। तो आप ये ट्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेंड। ओके, और यहाँ पे ग्राफ भी दिया हुआ है। ओके, तो बेसिक ईपीएस 2016 में था 34.25, फिर घट गया 2017 में 21.94, 26.46 इन 2018 एंड -84.89। ओके, क्योंकि इसका मतलब अर्निंग्स नेगेटिव में थी इस साल, ठीक है। और 2020 में भी ये माइनस में है, -34.88। ओके, और डाइल्यूटेड ईपीएस की वैल्यू आप देखेंगे कि बेसिक ईपीएस से ज़रा सी कम है। ओके, तो हमने ये पहले ही देखा कि डाइल्यूटेड ईपीएस की वैल्यू हमेशा बेसिक ईपीएस से थोड़ी कम रहेगी। ओके, तो यहाँ पे 34.25 बेसिक ईपीएस है, तो डाइल्यूटेड ईपीएस है 34.24, ठीक है, एकदम हल्का सा कम है। 21.94 बेसिक ईपीएस है, यहाँ पे 21.93 है। ओके, ये भी हल्का सा कम है। 26.46 और 26.45, ठीक है, ये भी, और यहाँ पे तो इक्वल है इन 2 साल में, ठीक है। तो आपको ये ईपीएस का कंसेप्ट समझ में आया होगा इससे। ओके, बेसिक ईपीएस क्या होता है और डाइल्यूटेड ईपीएस क्या होता है। ओके, तो ये हो गया ईपीएस का कंसेप्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ईपीएस की कंसेप्ट समझ में आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस बारे में तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, ठीक है। इस चैनल का मिशन है सब लोगों तक इन्वेस्टिंग का नॉलेज और पर्सनल फाइनेंस का नॉलेज इजी और सिंपल तरीके से पहुंचाना। ओके, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।